कैरी मिनाटी के सेटअप की सबसे बड़ी मिस्टेक। आपको पता ना हो तो मैंने इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाया था कि आखिर क्यों कैरी मिनाटी अपने सेटअप को अपग्रेड नहीं कर रहे, जबकि उनके पास बहुत ही पुराना सेटअप है और बहुत सारी जनरेशन बीत चुकी हैं और उनको अपना सेटअप अपग्रेड कर लेना चाहिए था। लेकिन आखिरकार आज उन्होंने अपना सेटअप अपग्रेड कर दिया है, तो उसके ऊपर आज मैं वीडियो बनाऊंगा और चलिए देखेंगे कि आखिर उनके जो सेटअप है उसमें कोई मिस्टेक है या नहीं है। क्या सच में आपको ऐसा पीसी बिल्ड करना चाहिए अभी के हिसाब से? तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले आता है प्रोसेसर, जो कि है उनका AMD का Ryzen 9 5900X। अब देखिए ये उन्होंने जो सेटअप है ये कहीं पे बताया नहीं है, ये बस इन्होंने अपने वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो इसी से ही हमें पता लगाना पड़ेगा कि इनके सेटअप में क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या दिक्कत नहीं है। AMD Ryzen 9 5900X की बात करूँ तो अच्छा हुआ कि AMD के साथ गए, इंटेल के साथ नहीं गए, क्योंकि AMD ज़्यादा नंबर ऑफ़ कोर्स और थ्रेड आपको प्रोवाइड करता है। इसमें देखें तो इसमें आपको मिलते हैं 12 कोर 24 थ्रेड, 3.7 से लेकर 4.2 गीगाहर्ट्ज़ इसकी क्लॉक स्पीड रेंज करती है। 7 नैनोमीटर के ऊपर बेस है ये। 105 वॉट की TDP और PCI 4.0 को ये सपोर्ट करता है। प्रोसेसर की बात करूँ तो कोई भी दिक्कत नहीं है, प्रोसेसर बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा तगड़ा प्रोसेसर है। लेकिन मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर कैरी मिनाटी के हिसाब से देखें तो ऐसा नहीं लगता कि उनको टॉप एंड चीज़ लेनी चाहिए थी। मतलब कि ये जो प्रोसेसर ये हाई एंड में आता है, बल्कि सेकंड बेस्ट प्रोसेसर है ये। लेकिन जब आपके पास इतने पैसे हैं तो आपको बेस्ट टू बेस्ट लेना चाहिए ना, जो कि है AMD का Ryzen 9 5950X। अब देखिए अगर आपने मेरा 20 वाला पीसी बिल्ड देखा होगा तो उसमें कोई भी गलती नहीं थी। उसमें जो ग्राफिक कार्ड था वो बहुत अच्छा था, उसमें आपको पीसी कैबिनेट भी बहुत अच्छा था और जो प्रोसेसर था वो भी टॉप नॉच था, यानी कि 5950X था। तो जहाँ तक मुझे लगता है इनको 5950X लेना चाहिए था। बाकी हो सकता है कोई दिक्कत आ गई हो, चलिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे। मैं लास्ट में आपको ऑल्टरनेट बताता चलूँगा। फिर आता है मदरबोर्ड, जो कि है ASUS का Crosshair 8 फार्मूला। अब इसके बारे में कुछ बताने से पहले मैं आपको पूरी इसकी डिटेल बताता हूँ। ये जो मदरबोर्ड है ये 8x फॉर्म फैक्टर है, फुल साइज़ वो भी। इसमें आपको 4 रैम स्लॉट्स मिलते हैं, 3200 मेगाहर्ट्ज़ तक की वो सपोर्ट करते हैं, जो कि ओवरक्लॉक हो सकती है 4800 मेगाहर्ट्ज़ तक इसके सपोर्टेबल में ये है। और आप टोटल 128 GB की DDR4 रैम इसमें लगा सकते हैं। इसमें आपको 2 PCI 4.0 X16 के स्लॉट मिलते हैं और एक PCI 4.0 X1 का स्लॉट मिलता है। इसमें आपको 2 M.2 के स्लॉट मिलते हैं और इसमें आपको 8 सेटा पोर्ट मिलते हैं, जो कि 6 गीगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड पे आपको काम करवा देते हैं। अगर इसके आई पोर्ट्स की बात करूँ तो इसमें आपको मिलते हैं 8 3.2 Gen 2 के पोर्ट, जिसमें से 7 टाइप ए हैं और एक टाइप सी है। इसमें आपको 4 USB 3.2 Gen 1 के पोर्ट्स मिलते हैं। इसमें आपको BIOS बटन मिलता है, एक क्लियर CMOS बटन मिलता है। इसमें आपको वाईफाई के पोर्ट मिलते हैं, 2 LAN पोर्ट्स मिलते हैं, ऑडियो जैक मिलता है और कुछ लाइन इन एंड लाइन आउट के पोर्ट इसमें आपको मिलते हैं। अब देखिए इसके बारे में भी मैं ये कहना चाहूँगा कि मदरबोर्ड बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैं एक अलग मदरबोर्ड इनको चाहता था कि वो लें, लेकिन फिर भी ये मदरबोर्ड अच्छा है। मैं ऑल्टरनेट की जब बारी आएगी तो मैं तब आपको बताऊँगा। रैम की बात करें तो रैम आप देख सकते हैं G-Skill की Trident Z इन्होंने ली है। RGB से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 4000 मेगाहर्ट्ज़ से, यानी कि वो ओवरक्लॉकेबल है। 4000 मेगाहर्ट्ज़ उनकी बेस स्पीड नहीं है, 4000 मेगाहर्ट्ज़ उनकी ओवरक्लॉकेबल स्पीड है, यानी कि 4000 मेगाहर्ट्ज़ पे वो चला रहे हैं। अब देखिए मेन बात ये है कि ये आखिर इन्होंने किस तरीके से लगाई है। 32 गीगाहर्ट्ज़ अच्छी है, ये अगर 2K पे गेमिंग करते हैं तो 32 GB इनफ है, इनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। भले ये 8K या 4K पे भी कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मेन बात ये है कि इन्होंने किस तरीके से लगाई है, कि इन्होंने चारों रैम स्लॉट ऑक्यूपाई करें या फिर उन्होंने 2 रैम स्लॉट ऑक्यूपाई करें। अगर 2 करें तो क्या वो सेकंड और फोर्थ स्लॉट में डाला गया है, ये नहीं पता है हमको। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर इन्होंने पीसी बिल्ड करवाया है तो कहीं से रेपुटेड जगह से ही बनाया होगा और उनको इतना तो पता होगा कि अगर 2 रैम स्लॉट लगाने तो सेकंड और फोर्थ में ही लगाने हैं। तो ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर एक बार दिखा देते तो इसमें मैं आपको और बता सकता था। नहीं तो अगर वैसे बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है। रैम के मामले में आपको कुछ भी मैं नहीं बताना चाहूँगा। अगला आता है ग्राफिक कार्ड, जो मेन चीज़ होती है। MSI का GeForce RTX 3090 Supreme X 24 GB का। अब देखिए ग्राफिक कार्ड में मैं आपको क्या बताऊँ, MSI का टॉप नॉच जो सीरीज़ है उनकी Supreme X, उसका 3090 उन्होंने लिया है। इसमें मैं कुछ भी नहीं बताऊँगा, ये सबसे बेस्ट है। क्योंकि अगर आप MSI की सीरीज़ देंगे तो आपको सबसे नीचे मिलता है Ventus, फिर गेमिंग एक्स्ट्रा आयो और फिर मिलता है Supreme X। इन्होंने Supreme X का लिया है तो अच्छी बात है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छी कूलिंग मिलती है। इसमें जो आपकी स्पीड है वो और ज़्यादा आपको बेटर FPS प्रोवाइड करवा सकती हैं। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, इसके बारे में और क्या बताएं। टॉप नॉच
ग्राफिक कार्ड लिया है, इसलिए मैं कह रहा था कि जो प्रोसेसर है वो भी टॉप नॉच होता तो बहुत अच्छा लगता। अब आती है स्टोरेज की बारी, जो कि है इन्होंने 1 TB की सैमसंग 980 प्रो Gen 4 NVMe ली है इन्होंने। देखिए स्टोरेज के बारे में कभी कुछ नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि वो हर एक किसी की पर्सनल प्रेफरेंस होती है। अब हो सकता है कि इनके पास अलग बहुत सारी स्टोरेज रखी पड़ी हो, तो फिर ये इसमें 500 GB लगाएं, 1 TB लगाएं, कितनी भी लगाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि इसमें आप 2 M.2 के स्लॉट हैं तो उसको भी आप ऑक्यूपाई कर सकते हैं, और इसमें आपको मदरबोर्ड के अंदर 8 सेटा पोर्ट मिलते हैं, तो आप कितनी भी चीज़ें लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आप नेक्स्ट आता है पावर सप्लाई, जो कि एनटेक 1000 वॉट्स की पावर सप्लाई है। अब देखिए 1000 वॉट इतनी ज़्यादा क्यों ली, मैं तो ये सोचना चाहूँगा क्योंकि अगर आपने RTX 3090 लिया है तो वो यही कहते हैं कि 850 वॉट्स इनफ है, तो 1000 वॉट क्यों ली, मैं तो ये सोचना चाहूँगा। अगर आप 2 RTX 3090 लगा दे तो मैं सोचता भी 1000 वॉट्स, चलिए कोई बात नहीं, ऐसे कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। और इन्होंने एनटेक के लिए, देखिए एनटेक मैं नहीं कह रहा कि बुरी ब्रांड है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि मैं पर्सनली अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं कॉर्सर की तरफ जाऊँगा या डीप कूल की तरफ जाऊँगा, मैं एनटेक की तरफ नहीं जाऊँगा कभी भी। एनटेक में तभी उन्हीं को ही इसलिए रिकमेंड करता हूँ जो बजट पीसी बना रहे हैं, क्योंकि एनटेक की जो कम वॉट्स की पावर सप्लाई हैं वो काफ़ी सस्ती आती हैं और वो काफ़ी अच्छी होती हैं। भले ये भी 80+ गोल्ड सर्टिफाइड होगी जो पावर सप्लाई इन्होंने यूज़ करी है, लेकिन मैं पर्सनली बताऊँ तो मुझे कॉर्सर पसंद आती है। चलिए आगे बात करते हैं CPU कूलर। देखिए CPU कूलर इन्होंने लिया Linear का गैलेहेड 360 ब्लैक। 360 का मतलब होता है 360 मिलीमीटर वाला है, यानी कि आपको 3 फ़ैन मिलते हैं इसके अंदर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लियनली जो गैलेहेड का ये वाला CPU कूलर है ये टॉप 3 में आता है, तो अगेन इसके बारे में आपको कुछ नहीं बताना चाहूँगा, बहुत ही अच्छा कूलर है, आप बिल्कुल इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है कैबिनेट, जो कि लियनली का O11 डायनामिक रेजर एडिशन वाला। अब देखिए ये भी वैसा ही है जैसे 20 शुभ ने लिया था, बस क्या था कि उनका रेजर एडिशन नहीं था। इस रेजर एडिशन में और जो उनका विदाउट रेजर एडिशन है, बस ये फ़र्क है कि रेजर एडिशन के आपको फ्रंट की तरफ रेजर के लोगो और थोड़ी सी अलग लाइंस में आपको RGB मिलती है, जो कि आपको विदाउट रेजर एडिशन में नहीं मिलती, तो बस और कोई फ़र्क नहीं है दोनों कैबिनेट के अंदर। हाँ बस मैं आपको ये बता दूं कि इस कैबिनेट के साथ आपको कोई फ़ैन नहीं मिलता, तो आपको फ़ैन खरीदने ही पड़ेंगे। तो ज़रूर कैरी मिनाटी ने भी खरीदे होंगे, लेकिन वो इन्हें नहीं बताया कि कौन से अलग अलग फ़ैन उन्होंने लगाए हैं। अगर वो एक बार फ़ोटो दिखाई दे तो मैं वहाँ से एक बार गेस करके बता देता, लेकिन अब उन्होंने नहीं दिखाया तो इसके बारे में क्या कह सकते हैं। अब आती है बात ऑल्टरनेट्स की। सबसे पहले बात आती है प्रोसेसर। मैं वही कह रहा हूँ, प्रोसेसर की दिक्कत है इस पूरे के पूरे पीसी बिल्ड में सबसे बड़ी। आपको 5950X लेना चाहिए अगर आपके पास इतने अच्छे खासे पैसे हैं तो। आप तो जानते ही हैं कैरी मिनाटी मंथली कितना कमाते हैं, शायद मेरे को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसके हिसाब से 5950X लेना चाहिए था। कि आप देखिए 20 शुभ ने भी तो 5950X ही लिया है, और कितने सारे टेक यूट्यूबर्स के पास भी 5950X है, जबकि कुछ टेक यूट्यूबर्स के पास तो थ्रेडरिपर प्रोसेसर्स हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा हाई मतलब वो जाने लग गए हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कैरी मिनाटी को 5950X लेना चाहिए था। बाकी ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं आपकी बात करूँ तो देखिए अगर आपके पास पैसे हैं कि आप 2.5 से 3 लाख खर्च कर सकते हैं तो 5950X ऑफ कोर्स आप वही लीजिए। 5900X की ये है कि अगर आप मान लीजिए कि RTX 3080 के साथ बिल्ड कर रहे हैं, RTX 3080 Ti के साथ बिल्ड कर रहे हैं, या 6800 XT के साथ बिल्ड कर रहे हैं, तो मैं मान सकता हूँ कि आप 5900X लगा सकते हैं। लेकिन आप अगर RTX 3090 जैसा ग्राफिक कार्ड लगाएंगे तो उसमें तो फिर 5950X ही आपको लेना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। मदरबोर्ड की बात करूँ तो अगेन मदरबोर्ड में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ना, इनको जो मदरबोर्ड लेना चाहिए था वो था एसुस का क्रॉसहायर डार्क हीरो। अब बताइए मैं ये क्यों कह रहा हूँ, देखिए मैं वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर आपको क्यू कोड मिलता है। क्यू कोड क्या होता है कि आपको 2 डिजिट में वहाँ पे ये बताते हैं कि अगर आपके मदरबोर्ड में या किसी और चीज़ में कोई दिक्कत है तो वहाँ पे वो आपको एक कोड दिखा देगा जो 2 डिजिट का होगा। तो ये इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बाकी उसमें कोई फ़र्क नहीं है इन दोनों में। इसमें क्या है कि इसमें भी आपको मिलता है लाइव डैश ओलेड करके, जो मदरबोर्ड कैरी मिनाटी ने चूज़ करा है, लेकिन उससे बेहतर मेरे को लगता है कि एसुस का क्रॉसहायर डार्क हीरो ले लेते। वैसे वो थोड़ा सा वैसे सस्ता मिल रहा है, लेकिन खैर सस्ते की तो क्या बात है, उनका कैरी मिनाटी के लिए क्या सस्ता क्या महंगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है एसुस क्रॉसहायर का डार्क हीरो ज़्यादा अच्छा होता है इनके लिए। नहीं तो ये मदरबोर्ड भी बेकार नहीं है, ये भी बहुत अच्छा मदरबोर्ड है। बस ये कि आपकी पर्सनल प्रेफरेंस कौन सी है। बाकी आप रैम की बात करें तो रैम ऑफ कोर्स इसमें मैं कुछ नहीं बताना चाहूँगा। बस मैं ये बार ये देखना चाहता था कि किस तरीके से उन्होंने लगाई है और कितनी रैम स्टिक्स इन्होंने लगाई हैं, बस मेरे को ये देखना था, और मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं आपकी बात करूं तो आप हमेशा 16 GB की 2 लीजिएगा और उसको सेकंड और 4th स्लॉट में लगाइएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ग्राफिक कार्ड की बात करूं अगेन नो प्रॉब्लम, बेस्ट ग्राफिक कार्ड है, बिल्कुल ले सकते हैं अगर आपके पास पैसे हैं तो। SSD की बात करूं तो ये हर किसी की पर्सनल प्रेफरेंस होती है, अगर आपको लेना है आप ले सकते हैं, अगर आप नहीं लेना चाहते तो मत लीजिए। पावर सप्लाई की बात करें अगेन मैं यही कहूँगा कि कॉर्सर की पावर सप्लाई ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे को पर्सनली, मैं बता रहा हूँ।
एनटेक की मेरे को पर्सनली उतनी अच्छी नहीं लगती है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन अगर मेरी माने तो मैं कॉर्सर की आपको रिकमेंड करूँगा, या आप डीप कूल के पास जा सकते हैं, वो भी अच्छी ब्रांड है। सीपी कूलर अगेन वन ऑफ द टॉप 3 सीपी कूलर है, तो बिल्कुल अगर आपके पास पैसे हैं कि आप ये खरीद सकते हैं तो आप बिल्कुल इसे ले लीजिएगा। अगर नहीं है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको कोई सीपी कूलर आपको रेकमेंड कर सकता हूँ। नेक्स्ट आता है कैबिनेट। कोई दिक्कत नहीं, कैबिनेट बहुत ही अच्छा कैबिनेट है, ये 10-12 हज़ार तक का आता होगा मेरे हिसाब से, और उसके हिसाब से बहुत ही तगड़ा कैबिनेट आपको मिलता है। हालांकि इसमें आपको जो पोर्ट्स मिलेंगे बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक ही पोर्ट्स हैं। आप अगर आप देखेंगे तो USB 3.0 के 2 पोर्ट हैं, पावर बटन है और हेडफोन जैक है, कुछ खास नहीं है, मामूली से ही हैं। लेकिन हाँ, अगर मैं कैबिनेट की बात करूँ तो बहुत ही तगड़ा है कूलिंग के मामले में। लेकिन हाँ, अगर आप ये कैबिनेट ले रहे हैं तो आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे फ़ैन्स लेने में भी, ये याद रखिएगा, क्योंकि इसके साथ आपको कोई भी फ़ैन नहीं मिलता। तो अगर आप इतना बड़ा केस ले रहे हैं तो उसके ऊपर अगर आप इतना प्रीमियम खर्च कर रहे हैं तो वो तभी रीज़नेबल है अगर आप फ़ैन्स भी खरीदते हैं अच्छे खासे। तो अगर ओवरऑल मैं बताऊँ तो गाइस अच्छा है, मैं ये नहीं कहूँगा बुरा है, मैं बस ये कह रहा था कि कुछ कुछ कमियाँ हैं, इनको ठीक कर सकते थे तो बेस्ट टू बेस्ट पीसी बिल्ड बन सकता था स्पेक्स के मामले में। अब ये है कि आपने किस कंडीशन में उसको रखा है, आप कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर वैसे कहें तो वैसे एक अच्छा पीसी बिल्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मिनी मारें तो 5900X के साथ RTX 3090 थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, क्योंकि अगर आपके पास इतने पैसे कि आप RTX 3090 पे खर्च कर सकते हैं तो आपके पास इतने भी होने चाहिए कि आप 5900X से 5950X तक जंप कर सकें। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, उसमें और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर ये वाटर कूल पीसी बना दे तो वो और अच्छा लगता, क्योंकि वाटर कूल पीसी बहुत ज़्यादा डोप लगते हैं, और अगर इनके पास इतने सारे पैसे हैं तो जहाँ तक मुझे लगता है करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने मेरा वन स्पॉट वाला देखा होगा पीसी बिल्ड, जो मैंने वीडियो बनाया था रिएक्शन का, तो उसमें आप देखेंगे तो उन्होंने जो है वाटर कूल्ड पीसी बिल्ड ही करा है, और आप देख सकते हैं बहुत ही तगड़ा पीसी बिल्ड करा है। लेकिन उसमें भी कुछ दिक्कत ही थी जो मैंने उस वीडियो में बताई हैं, मैं यहाँ पे आई बटन में लिख दे दूँगा, आप उसको जाके भी चेक कर सकते हैं। बाकी गाइस मेन बात आती है कि इसका ओवरऑल कॉस्ट क्या होगा। अब देखिए, इसका जो ओवरऑल कॉस्ट है ना, वो आप ये मान सकते हैं कि 2.5 लाख तक पड़ सकता है इसका जो कॉस्ट है, जहाँ तक मुझे लगता है 2.5 से 2.8 लाख तक पड़ सकता है इसका जो कॉस्ट पड़ेगा। मैं आपको ग्राफिक कार्ड के हिसाब से भी बता रहा हूँ, लेकिन ग्राफिक कार्ड की मैं वो आपको प्राइस बता रहा हूँ जो नॉर्मल होनी चाहिए थी, अभी के हिसाब से नहीं। मैं सिर्फ नॉर्मल प्राइसेस की बात कर रहा हूँ। अगर अभी के टाइम में करेंगे तो हो सकता है आपका पीसी बिल्ड 3.5 लाख से भी ऊपर चला जाए। तो मैं यही कहूँगा, अभी तो पीसी बिल्ड मत करिएगा, बाद में ही करिएगा जब प्राइसेस थोड़े ठीक होने लग जाएँ। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ अब लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को भी दबा सकते हो अगर आपका मन करता है तो। और मैं फिर आपसे मिलता हूँ एक अगले वीडियो में। गुड बाय।